हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जहां पर मैं आपकी प्रिपरेशन बनती है सिलेक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के हमारे इस सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि डी ट्रिपल एस बी की जो आने वाली एग्जाम है उसमें तो ये काम आएगा ही आएगा। साथ ही साथ आप लोगों की बीपीएससी टीआरई 4.0, आपके आने वाली केवीएस, ईएमआरएस, आपके लिए आने वाला जो यूपी टेट है, सुपर टेट है, सी टेट है, उनमें भी ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही सुंदर सा कोट आप लोगों को आपको साथ में शेयर करना चाहूंगा मैं। सक्सेस कम्स टू दोज हु फोकस ऑन देयर गोल्स एवरी सिंगल डे। मान लीजिए कि आप लोगों का स्कोर, आपका टारगेट है कि आपने टॉप 100 के अंदर में आना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये टॉप 100 का जो टारगेट है ना, वो हर एक सिंगल डे देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन डिसाइड कर लिया और उसके बाद में जो है आप टॉप 100 में आ गए। नहीं, आपको जो है फ्रेंड्स हर एक सिंगल डे उसके लिए काम करना पड़ेगा। हर एक दिन जो है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ जो है इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। कितने लोग एग्री करते हैं? एक चीज बस, सिंगल डे, एक दिन आप लोगों ने काम करना है, और वो एक दिन हर दिन होना चाहिए। सिर्फ एक ही दिन काम करना है आपने, और वो हर दिन, वो एक दिन हर दिन हो जाए। आप देखिएगा अपने आप सक्सेस मिल जाएंगी आप लोगों को। एग्री करते हो इससे? एक एक दिन करके जो है आप लोगों का बड़ा एफर्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, और जिन्होंने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहां पर मैं आप लोगों से बोला गया है कि गुप्त वंश का पहला शासक ऐसा कौन सा था, ठीक है, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में, प्राचीन भारत के अंदर में, ठीक है, तीसरी शताब्दी से लेकर, ठीक है, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ से लेकर जो फिफ्थ सेंचुरी है, ठीक है, तब तक हमारे भारत में, उत्तर भारत में, यहां पर में गुप्ता वंश का शासन था, गुप्त वंश का शासन। और ये जो गुप्ता वंश का शासन था उसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस समय में, गुप्ता काल के समय में, भारत में बहुत सारी चीजों में तरक्की देखने के लिए मिली आपको। इसमें लिटरेचर में, आर्किटेक्चर के अंदर में, ठीक है, गणित में, बहुत सारी चीजों में तरक्की देखने के लिए मिली। इसी वजह से गुप्त वंश को आप लोग गोल्डन एज या फिर स्वर्ण युग कहते हैं। महाराजी धीराज की उपाधि जो धारण की थी, वो धारण की थी फ्रेंड्स चंद्रगुप्त वन ने। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, स्क्रीन अटक रही है, एक बार प्लीज टीम कंफर्म कर लीजिए एक बार प्लीज, और एक बार आ जाइए प्लीज। ओके, नाउ अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग। बी आर ओ जी, एक बार जो है फ्रेंड्स मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए यहां पर में जस्ट अ सेकंड, आप लोगों ने बने रहना है, आप लोग इसका आंसर करिए, और एक बार ये भी बता दीजिए कि कौन सा शासक, कौन सा शासन काल है या कौन सा वंश है जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है। जल्दी से आप लोग लिख देंगे तब तक कमेंट में, एक बार रिफ्रेश जस्ट हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो आप लोग आंसर करते रहिए फ्रेंड जल्दी जल्दी से इसका। ओके, सीमा सड़क संगठन जो है बीआरओ, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? आप लोगों को पता है हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, जितना जो बॉर्डर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये बॉर्डर वाला जितना हिस्सा है ना, यहां पर में सड़क बनाने के लिए हमने एक स्पेशल एक संगठन बनाया है जो बॉर्डर्स के ऊपर में रोड का निर्माण, क्योंकि वहां पर में कई सारी जगहों के ऊपर में हिली एरियाज है, पहाड़ी एरिया है, कहीं पे रेगिस्तानी इलाके है। ठीक है, तो ये सारी जगहों पे सड़क बनाने का जो काम है ये बीआरओ करता है। और बीआरओ की जो स्थापना है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने 1960 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बीआरओ बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है आपका। मई 1960 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर में है। सभी लोग लिख देंगे बीआरओ के, बीआरओ का हेडक्वार्टर कहां पर में है? नई दिल्ली के अंदर में है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है ये। और भारत के बॉर्डर इलाकों के ऊपर में रोड बनाना क्यों जरूरी है, आप बताओ। क्या, तो हमको वहां तक हमारे सैनिकों को भेजना, वहां तक हथियारों को भेजना, उनके लिए खाना भेजना, ठीक है,
ओके। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर मैं नेटवर्क कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू है, मैं आप लोगों से उस चीज के लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है इसको ठीक करेंगे, और जल्दी ही जैसे आपका जो सेशंस है, ठीक है, उसके अंदर में भी हम लोग आपको इसके अंदर में कोई भी इशू ना आए, इसका भी हम लोग ध्यान यहाँ पर में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, आप लोग बताइए लाइट ईयर जो है वो किस चीज में मेजर किया जाता है। मुझे समझ आ गया है किस चीज की वजह से ये टेक्निकल इशू आ रहा है, तो हम बस ये लेक्चर के बाद में इसको ठीक कर देंगे, तो आगे से आप लोगों को ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, पॉलिटी का और जियो भी करा दीजिए सर, डी ट्रिपल एस बी के लिए। चलिए कल वाला सेशन जो है हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, उसी के ऊपर में रखते हैं। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि पॉलिटी एंड जियो स्पेशल। ठीक है, अगर आप कहते हो तो वो भी हम लोग कर देंगे उसमें। ओके, डन। चलिए, तो प्रकाश वर्ष का माप जो है फ्रेंड्स, वो किस चीज के लिए होता है? प्रकाश वर्ष किसका माप है? ब्लैंक का नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है, बस आप इसको देखिए यहाँ पर में, बाकी सारी चीजों को तो नहीं है वो। तो प्रकाश वर्ष, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि लाइट ईयर, लाइट को एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, एक साल में जितनी दूरी तय करती है लाइट, जितनी दूरी, जितना डिस्टेंस तय करती है लाइट, लाइट की क्योंकि एक स्पीड है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड से लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको, उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस का। ओके, ये टाइम का नहीं है, वर्ष मतलब ये टाइम का नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, कि एक साल में लाइट ने कितनी दूरी तय की। ओके, कितनी दूरी तय की। अब एक चीज आप लोग यहां पर में मुझे बताइए कि लाइट की स्पीड कितनी है। ठीक है, लाइट जो है जनरली कितनी स्पीड से, मीटर पर सेकंड के अंदर में या किलोमीटर पर सेकंड के अंदर में, आप बता दीजिए मुझे जल्दी से कितनी स्पीड में चलती है। तो लगभग लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है लाइट। 3 लाख किलोमीटर, मतलब आप समझिए कि आपने एक सेकंड हुआ, लाइट 3 लाख किलोमीटर चल गई। और 3 लाख किलोमीटर का मतलब आपको पता है कितना होता है? कि अगर लाइट की स्पीड को हम देखें तो हमारी पृथ्वी का 7 चक्कर लगा लेंगी एक सेकंड में लाइट। 3 लाख किलोमीटर इतना ज्यादा होता है, मतलब एक सेकंड में पृथ्वी का 7 चक्कर, मतलब आप 7 बार उंगली भी नहीं घुमा सकते। कोशिश करो बोला, एक सेकंड में 7 बार उंगली घुमाने का, नहीं घुमा पाओगे आप। मुश्किल से 4-5 बार घुमा पाओगे, वो 7 बार जो है वो चक्कर लगा लेंगे पूरी पृथ्वी का। ठीक है, 7 बार, इतनी ज्यादा स्पीड होती है। और हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि एक साल तक अगर लाइट चलती भी रहेंगी तो जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस जो है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे सूरज के बाद में, ठीक है, जो हमारा सबसे पास का जो तारा है प्रोक्सिमा सेंटूरी, ठीक है, तो प्रोक्सिमा सेंटूरी तक अगर लाइट की स्पीड से भी जाओगे आप, इतनी ज्यादा स्पीड से, तो भी आप लोगों को 4.2 लाइट ईयर्स लग जाएंगे। 4.2, ठीक है, लाइट ईयर्स, मतलब लाइट की स्पीड से जाने पर भी, जो कि हम तो बिल्कुल चल ही नहीं सकते, क्योंकि मासलेस होना जरूरी है अगर आपको लाइट की स्पीड से चलना है तो। केवल लाइट ही लाइट की स्पीड से चल सकती है, उसके अलावा कोई नहीं चल सकता, वो एक यूनिवर्स की लिमिट है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोगों से ना एक और चीज पूछी जा सकती है, कैंडेला किसका यूनिट है, ये याद रख लेना आप लोगों ने थोड़ा सा। ठीक है, कैंडेला, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, तीव्रता कितनी है, ज्योति की तीव्रता, ठीक है, रोशनी जो है उसकी तीव्रता कितनी है, उसको कैंडेला में मापा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा टेम्परेचर जैसे आप लोग डिग्री सेल्सियस में मापते हो, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में मापते हो, वैसे केल्विन में भी मापा जाता है। केल्विन के अंदर में मापने से एक्चुअली क्या होता है ना, कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो आप लोगों का 0 डिग्री केल्विन अगर आप बोलेंगे तो कितना टेम्परेचर होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? ठीक है, जल्दी से देखते हैं कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर पाते हैं, मुझे बताइए यहाँ पर में 0 डिग्री केल्विन का मतलब कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछेंगे आप लोगों से एग्जाम के अंदर में। 32 32 लिख रहे हैं बच्चे, 32 कहाँ से आ गया? 32 डिग्री।
अरे मेरे लाल, 32 कहां से आ रहा आपका? देखो, अगर हम बात करेंगे डिग्री सेल्सियस की, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में जब हम गिनते हैं, ठीक है, तो यहां पर में जो आपका 1 डिग्री सेल्सियस है ना, 1 डिग्री सेल्सियस, वो कितना होता है आप लोगों का? वो होता है 273.15 डिग्री केल्विन। ओके, तो आप इसको क्या बोल सकते हो यहाँ पर? मैं अगर उधर साइड करोगे आप, एक माइनस करोगे आप, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ। मैं 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है आप लोगों का 273, ठीक है, 0.15 डिग्री केल्विन। तो अगर 1 केल्विन की मैं बात करूं तो ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस में 1 केल्विन। और ये होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता, ठीक है। 1 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इससे इससे नीचे नहीं जाया जा सकता। ये समझ जाओ आप लोग, ये यूनिवर्स की लिमिट है। आप लोग ये किसी के मन में सवाल आ सकता है कि सर ऐसा क्यों, मतलब टेम्परेचर इससे नीचे क्यों नहीं जा सकता? इससे नीचे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है कि अगर ये माइनस की बात कर रहा हूं मैं, इस टेम्परेचर पर जाने के बाद में सारे एटम उटम्स भी है ना, जो एटम्स के अंदर में जितने भी परमाणु घूमने वाले, वो परमाणु भी रुक जाते हैं। बोलते भाई ठंडी लगी, सब वही रुक जाते, ठीक है, सारा सारा कुछ रुक जाता है। तो उससे नीचे टेम्परेचर जाता ही नहीं, क्योंकि अब उससे नीचे कुछ बचा ही नहीं, टाइम ही वहां पर में रुक गया, ठीक है। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस जो सेल्सियस है, ये आपका क्या है, माइनस में। और इसी को 1 डिग्री केल्विन भी आप लोग बोलते हो, 1 केल्विन। ओके, 1 केल्विन, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप लोग बोलते हो। ओके, ये याद रखना है। यहाँ पर में सब एटॉमिक क्वांटम लेवल के ऊपर में जितनी भी गतिविधियां सारी की सारी रुक जाती है, इसी वजह से इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। ओके, सब कुछ थम जाता है इसके ऊपर में। आप भी अगर इस टेम्परेचर तक, वैसे तो इस आपका पहुंचना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ही मौत हो जाएंगी, लेकिन अगर मान लो यहां तक पहुंच भी गए तो इसके बाद में फिर इससे ठंडा नहीं हो सकते। वहीं पे आप पूरा का पूरा, सारी आपके अंदर में जो बॉडी बॉडी में भी जो एटम्स है वो भी सारे रुक जाएंगे, ठीक है। चलिए ना आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? जो दूर दूर से दिखाई देता है भाई, ठीक है, जब भी लावा उगलता है तो दूर दूर से दिखाई देता है, इसी वजह से उसको प्रकाश स्तंभ भी बोल देते हैं कई बार। बताइए जल्दी जल्दी से। गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? डी ट्रिपल एस टीजीटी सोशल साइंस के अंदर में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है, ठीक है। तो स्ट्राम्बोली जो है ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर के अंदर में स्थित है। मैं आपको मैप के अंदर में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग, ये है हमारा प्यारा सा भारत, इधर साइड में आप लोग देख पा रहे हो, ये पूरा हमारा भारत है, ठीक है। और यहां पर में इधर आप जाओगे अफ्रीका और यूरोप के बीच में, तो यहां पर में है भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के अंदर में यहां पर आप लोगों को स्ट्रोम्बोली नाम से एक ज्वालामुखी दिखाई देगा, ठीक है, स्ट्रोम्बोली। ये जो ज्वालामुखी है ना, ये भूमध्य सागर के भी बीच में है, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये फटता है तो बहुत दूर दूर से भी दिखाई देता है, ठीक है। मतलब जब मान लीजिए आपकी आपकी टाइटैनिक यहाँ पर में है, ठीक है, और आप वो कौन थी टाइटैनिक की वो मैडम, ठीक है, उसके साथ में आप मस्त पैकी वो पोज कर रहे हो उसके सामने नाक में, और आपको वहां से दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है वो स्ट्रोम्बोली अगर फटा हुआ होगा उस समय में तो दिखाई देगा आपको। तो स्ट्रोम्बोली जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसी वजह से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। लाइट हाउस कहा जाता है उसको, किसका? भूमध्य सागर का। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाला जो है वो आपका आप लोगों को जो है भूमध्य सागर के अंदर में मिलेगा? तो दो आप लोगों के हैं, माउंट विसुवियस और माउंट स्ट्रोम्बोली। ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये ऐसे ज्वालामुखी है जो आप लोगों को भूमध्य सागर के अंदर में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ज्वालामुखी के ऊपर में भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूं तो प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग, मैं एक ज्वालामुखी के ऊपर में भी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से करवा सकता हूं। एक बार जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। रिंग ऑफ फायर जो है वो तो आप लोगों को प्रशांत महासागर के अंदर में मिलता है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। बौद्ध परिषदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, बौद्ध परिषद, क्या आप चाहते हो कि कल एक सेशन लूं
जिसमें मैं बौद्ध परिषद सारे के सारे आपको करवा दूं। 2 मिनट लगेंगे मुझे आप लोगों को सारा कुछ कराने में, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, बौद्ध परिषद कराने में। तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा। अभी एक हिंट दे देता हूं मैं आपको बौद्ध परिषद का। बौद्ध परिषद जो है फ्रेंड्स, आपकी 3 बौद्ध परिषद हुई थी। ठीक है, जो पहली बौद्ध परिषद थी फर्स्ट वाली, ये हुई थी कहां पर में, राजगृह में। ठीक है, राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, वही पहले वाले इसमें पूछा है, आनंद नहीं थे, मैं आप लोगों को चलो बता दिया। ओके, पहले वाले बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे। दूसरी वाली जो बौद्ध परिषद थी वो हुई थी वैशाली के अंदर में, वैशाली में। ठीक है, वैशाली में, बिहार के अंदर में ही। इसकी इसके अध्यक्ष कौन थे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंट एट सारनाथ, नहीं मैंने आपको बता दिया, ये भी गलत है क्योंकि सारनाथ में नहीं हुई थी, वैशाली में हुई थी। ठीक है, चलिए तीसरी वाली की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरी वाली जो है फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोका ने करवाया था पाटलिपुत्र में। इसके भी अध्यक्ष कौन थे ये भी आप बता देंगे मुझे। एट द एंड ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मोगलीपुत्र तीसरा कंपोज्ड अ बुक, ठीक है, कठावत्तु। ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रेन ऑफ अशोका। सेकंड वाली अशोका के समय में नहीं हुई थी, तीसरी वाली हुई थी अशोक के समय में। सेकंड वाली जो हुई थी ना, वो हुई थी काल अशोका के समय में, काल अशोका के समय में। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो आपके 3 गलत हो गए, तीसरा वाला सही है बस यहां पर में। ओके, तो एक्चुअल में तीसरी जो बुद्धिस्ट परिषद थी उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा, मोगलीपुत्र तिस्सा। और उन्होंने इसी इसी बौद्ध परिषद के बाद में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, ठीक है, कथावत्तु। ये आप लोगों को बताना था मैंने। और आप यहां पर में देख सकते हो कि सारा का सारा यहां पर में आपको मिल जाएगा। पहली बुद्धिस्ट परिषद, ठीक है, कहां पर मैं आयोजित हुई थी, मेरे साथ साथ में जो जो पूछ रहा हूं वो बताते जाओ आप लोग। ऐसा समझो कि आप लोगों को लिखना है, मेरे साथ में एक फ्लो में चलते रहो आप लोग। पहली बुद्ध परिषद कहां पर में हुई थी, राजगृह के अंदर में हुई थी। राजगृह कहां पर में है, बिहार के अंदर में है। ठीक है, नालंदा जिले में, बिहार के नालंदा जिले में। इसको आयोजित कराया था अजात शत्रु ने, उस समय राजा था अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में पहली बौद्ध परिषद बुलाई थी, सारे बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया बैठक के लिए। और इसमें अध्यक्ष बनाया गया था महाकश्यप को। ठीक है, महाकश्यप जो है वो इसके अध्यक्ष थे, ये आप लोगों को याद रखना है, महाकश्यप अध्यक्ष थे। तो पहली बौद्ध परिषद अजात शत्रु के द्वारा राजगृह में आयोजित करवाई गई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ओके, दूसरी बौद्ध परिषद जो है, ये दूसरे एक राजा हुए काल अशोका। ठीक है, इनका नाम था कालाशोक। अभी काले नहीं थे ये, काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले है, वो वाला काला नहीं है ये, उनका नाम था काल अशोका। काल, काल मतलब जो पीरियड नहीं होता, जो समय का काल होता है, वो वाला काल है। अब वो काल अशोक मिला के काला अशोक बोल देते, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये काले थे क्या आपकी तरह, नहीं भाई। अब क्या पता कैसा था वो, उसकी फोटो अवेलेबल नहीं है ना अपने पास में, जैसा भी था, लेकिन अगर होगा भी तो दिल वाला होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, वैशाली के अंदर में आयोजित करवाया था इसने। ठीक है, ओके, तो वैशाली के अंदर में था। तीसरी बौद्ध परिषद जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, अशोक ने करवाई थी। अब ये काल अशोक और अशोक अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, ये याद रखिएगा आप लोग। पाटलिपुत्र के अंदर में, जिसको आज पटना भी आप लोग बोलते हो, पाटलिपुत्र में आयोजित करवाई थी तीसरी वाली बौद्ध परिषद। मोगलीपुत्र तिस्सा उसके अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्र तिस्सा जो है, इन्होंने, ठीक है, कथावत्तु नाम से एक पुस्तक लिखी थी तीसरी बौद्ध परिषद के बाद में। जो जो मीटिंग हुई थी ना उनकी, जो जो भी डिस्कशन हुआ उसके ऊपर में पूरी कथावत्तु नाम से पुस्तक लिख दी। ओके, और चौथी बौद्ध परिषद बिहार के बाहर हुई थी, ये तीनों हुई थी बिहार में, आज के बिहार में। और ये हुई थी कश्मीर में, चौथी वाली। कनिष्क नाम का राजा था, कुषाण वंश का राजा कनिष्क, उसने कुंडलवन कश्मीर के अंदर में इसको आयोजित करवाया था। वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और अश्वघोष उपाध्यक्ष। तो चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी ये भी आप लोग लिख दीजिए कमेंट में जल्दी से। इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है सारे के सारे आप लोगों के, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में। ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, अपने इनपुट्स यहाँ पर में देते रहने हैं। ओके, चलिए। चलो, तो निम्नलिखित में से जो है, अगर मान लो ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो है और भी लगा देंगे आप लोगों के लिए, कल मैं और लेकर आ जाऊंगा। निम्नलिखित में से आंदोलन वर्ष नाम का कौन सा युग्म सही है, आंदोलन का और उसका वर्ष कौन सा सही है। चंपारण सत्याग्रह क्या 1925 में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के अंदर में हुआ था, क्या ये 1921 में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1930 में।
चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से जो आंदोलन और वर्ष है, चंपारण आंदोलन कौन से साल में हुआ था, ये आप लोग मुझे बताएंगे। 1925 यहाँ पर में ये गलत है। ठीक है। मोपला विद्रोह ये केरल के अंदर में हुआ था। ठीक है। मोपला आंदोलन केरल के इलाके के अंदर में 1921 के अंदर में। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसी बारे में आपको बताता हूँ मैं। तेभागा आंदोलन जो है ये 1930 में नहीं हुआ था। मैंने पेड क्लास के अंदर में पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया है आप लोगों को। 1946 ठीक है आसपास वाला जो इलाका समय था, उस समय काल के अंदर में ये हुआ था बंगाल के इलाके में। ठीक है, जमींदारों के खिलाफ कि भाई 3 भाग जो दिया जाता था, तिभागा, ठीक है, उससे रिलेटेड था ये तिभागा आंदोलन। तो ये आपका बेसिकली 1946-47 के अंदर में हुआ था तिभागा आंदोलन। अब मैं मोपला रिबेलियन की बात करूं अगर आप लोगों से, मोपला आंदोलन की, तो ये केरल के अंदर में हुआ था। ठीक है, मोपला सत्याग्रह, मालाबार विद्रोह के रूप में भी इसको जाना जाता है आप लोगों को। ठीक है, और इसके में जो मोपला जाति के जो काश्तकार थे, जनरली ये मुस्लिम काश्तकार या फिर मुस्लिम किसान थे, और हिंदू जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह की इन्होंने किया था। ठीक है, ये इसने एक धार्मिक विद्रोह का, या जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो रिबेलियन था, ठीक है, मोपला रिबेलियन, इसने एक दंगा फसाद का भी रूप ले लिया था एक तरीके से। ठीक है, मोपला विद्रोह 1921 के अंदर में हुआ था। ठीक है, तो 1921 में चालू हुआ और 1922 तक चला था ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह कब हुआ था, एक बार लिख दो कमेंट के अंदर में आप लोग। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आप करते जाओ अच्छे से आराम से। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। कहां से रिलेटेड है, केरल से रिलेटेड है। केरल में भी कहां पर में, जो तटवर्ती इलाका है, मालाबार कोस्ट, उधर वाले इलाके में। ये हमारा भारत है मान लीजिए आप लोग। ठीक है, ये यहां पर में जो केरल का जो तटवर्ती इलाका है ना, इसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है। मालाबार कोस्ट, इसको बोलते हैं मालाबार। ठीक है, मालाबार तट। तो ये जो मालाबार तट है ना, यहां पर में ये विद्रोह हुआ था, इसी वजह से मालाबार रिबेलियन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बाकी चंपारण सत्याग्रह 1900 जो है 17 में हुआ था, और तिभागा आंदोलन बंगाल के इलाके के अंदर में 1946-47 के अंदर में हुआ था। तो केवल दूसरा सही है, इसी वजह से आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। DSSB TCT में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूं, तो हाथ ऊपर करके मुझे बता देंगे जल्दी जल्दी से आप लोग। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए और करवा सकते हैं। जितना ज्यादा आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहोगे, उतना ज्यादा और सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो हर एक बच्चा मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस जो है वो मिलते रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। ठीक है, कौन सा वाला है जो इनमें से ग्रीन हाउस गैस में से एक है। ठीक है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, क्या ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये समझो। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये गैसेस जो होती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, ठीक है, ये सूरज की गर्मी को आने तो देती है, लेकिन जाने नहीं देती। ठीक है, आओगे अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से वाला काम होता है। सूरज की गर्मी को आने देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनमें से, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस है वो है मीथेन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये नहीं है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, मीथेन है। और सबसे जो बड़ी जो ग्रीन हाउस गैस है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन अकेला नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओजोन O3 जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में वो अवेलेबल है भी नहीं, थोड़ा सा ही है। ठीक है, जितना भी है वो हमारे काम का है, क्योंकि हमें हानिकारक किरणों से भी बचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है फ्रेंड्स, ये ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको बताया ना ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, जो आने देती है गर्मी को, गर्मी की बात कर रहा हूं, लेकिन जाने नहीं देती, जिससे तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस के कैटेगरी के अंदर में आते हैं। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। हम बहुत तेजी से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में लाइक्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। जिन बच्चों ने भी अपना अपना योगदान दे दिया, हाथ ऊपर कर दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, जल वाष्प भी जो है वो एक तरीके से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हर तरीके से जल वाष्प का जो ग्रीन हाउस की जो उसकी जो पोटेंसी होती है,
मतलब कि जल वाष्प अवेलेबल है, लेकिन सारा का सारा जल वाष्प जो है वो ऊर्जा को सोख लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जितना भी अवेलेबल है वो सारा का सारा उसको रोक लेता है। पोटेंसी भी एक चीज होती है। ब्लैंक ने भारतीय रियासत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संचार अभियान भेजा, जिसमें एक कर्मचारी के लिए था और सिपाही को चालक की सहायता के लिए सेना की सहायता करनी थी। ठीक है, टीजीटी सोशल स्टडीज का है। बेसिकली देखो क्या है ना, इसमें कुछ भी नहीं है कि communication campaign between Indian princely state and East India Company, in which one was for the staff and सिपाही was to assist the army to assist the driver। ठीक है, तो एक बेसिकली क्या था कि हमारे भारत के अंदर में जो सब्सिडरी अलायंस नाम से जो एक पॉलिसी लेकर आई थी, उसके अनुसार भारत के अंदर में जो राजे रजवाड़े थे, अलग अलग राजे रजवाड़े, जैसे आपको पता है राजपूताना में ही बहुत सारे, राजस्थान में बहुत सारे अलग अलग राजे रजवाड़े थे। यहाँ कश्मीर रियासत थी, हैदराबाद की रियासत, ठीक है, सातारा, ग्वालियर, ठीक है, बड़ौदा, इस तरीके से बहुत सारी रियासतें पूरे भारत के अंदर में थी, 565 के करीब रियासतें थी। ठीक है, तो इन रियासतों के साथ में सब्सिडरी अलायंस, सहायक गठबंधन साइन किया गया, जिसमें यह बोला गया कि आपको अपनी खुद की जो आर्मी है उसको भंग कर देना है। आपके पास में खुद की आर्मी नहीं रहेगी, हम अंग्रेज आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अंग्रेज लोग जो है आपकी मदद करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। इसके बदले में आपको क्या करना है, हमें पैसे देने हैं, और हमारा एक अधिकारी या हमारा एक जो ऑफिसर है, जो स्टाफ है, वो आपके राज्य के अंदर में मौजूद रहेगा। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस जो है वो इस बात, सब्सिडरी अलायंस जो था वो उसने इस चीज का प्रावधान किया था। ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, सहायक गठबंधन कौन लेकर आया था? सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने लेकर आया था सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो ये लेकर आया था सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, पहला राज्य कौन सा था जिसने इसको साइन किया था? ठीक है, 1798 की बात है ये। पहला राज्य था हैदराबाद, जिसने इसको साइन कर लिया था, हैदराबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। हैदराबाद राज्य जिसने इसको साइन किया था सबसे पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोगों से। ओके, चलिए, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूअसली, आप लोगों का जो मोटिवेशन है वो हम लोगों को और ज्यादा मोटिवेट कर रहा है, और ज्यादा आप लोगों के लिए करने के लिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर प्रांत के रूप में अलग हुए थे? ठीक है, बेसिकली क्या था कि बंगाल जो है ना फ्रेंड्स, बहुत बड़ा था उस समय में, मतलब बंगाल बड़ा इलाका था। तो क्या हुआ कि बंगाल से बिहार एंड उड़ीसा, आज का जो बिहार है और आज का जो उड़ीसा है, ठीक है, वो अलग, एक बिहार एंड उड़ीसा नाम से अलग प्रांत बन गया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1911 में घोषणा हुई थी, और 1912 में, 1 अप्रैल 1912 को ये अलग हुए थे, बिहार एंड उड़ीसा। 1912 में, 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, और बाद में 1912 के अंदर में 22 मार्च 1912 को गजेट नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था, और 1 अप्रैल 1912 को इसको लागू कर दिया गया था। मतलब 1 अप्रैल 1912 से बिहार एंड उड़ीसा प्रांत अलग हो गए थे। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 से। ठीक है, फिर बाद में उड़ीसा और बिहार भी अलग हुए। बिहार एंड उड़ीसा ये कब अलग हुए थे? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो बिहार एंड उड़ीसा जो थे वो भी अलग अलग राज्य बने। बिहार अलग हो गया और उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, तो बिहार एंड उड़ीसा ये अलग हुए थे। ठीक है, 1936 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 में। ओके, फिर बाद में बिहार के अंदर में भी बिहार और जो झारखंड है वो अलग हुए। तो बिहार और झारखंड कब अलग हुए थे? तो 15 नवंबर को, 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। तो झारखंड कब बना था? 15 नवंबर सन 2000 को। उड़ीसा कब बना था? 1 अप्रैल 1936 को। बिहार एंड उड़ीसा कब अलग हुए थे प्रांत के रूप में? बंगाल से, बंगाल का ही पार्ट थे, अदरवाइज नहीं तो ये। ठीक है, ये अलग हुए थे 1912 में, 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए जल्दी से कि को ब्लैंक को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना गया। किसको पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला गया था? जल्दी से एकदम फास्ट आंसर करना चाहिए आप लोगों ने 10 सेकंड के अंदर में। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है ये बोला गया था 1857 की क्रांति को। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर में आप लोगों के आंसर आने चाहिए, एकदम स्पीड में जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए, और हर एक बच्चा सेशन को लाइक जरूर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सेकंड क्वेश्चन आपका। ठीक है, आपको बताना है कि पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी कौन सी तारीख को? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर। ठीक है, साल आप लोग जल्दी से लिखेंगे, कौन सा था?
ठीक है, जल्दी से लिखेंगे आप लोग। कौन सा साल था ये? 46 था। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है इसकी अध्यक्षता की थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं? ठीक है, नहीं, संसद के जो है केवल चुने हुए सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव हुआ है, क्योंकि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड सदस्य भी होते हैं, वो भाग नहीं लेते, चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। और राज्य की विधानसभा, ठीक है, राज्य की जो विधानसभा होती है उसके सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड तो नहीं होते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं भाग लेते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, मतलब कि राज्य की विधानसभा के सदस्य। ये बिल्कुल सही है पहला वाला आप लोगों का। ओके, चलिए, तो इलेक्टेड मेंबर्स संसद के दोनों, राज्यसभा लोकसभा के, और राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्य। ओके, चुने हुए होने चाहिए राज्य राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, चौथे नंबर का क्वेश्चन, छठवीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं? चलिए मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। ATMM, यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट आपको बताया था, बिहार फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। स्पीड में आंसर करेंगे एकदम, कमेंट के अंदर में स्पीड में आना चाहिए आप लोगों का आंसर। मैं ये क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्विक रिवीजन चल रही है हम लोगों की, हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है और ये क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ मैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से जब हम लोग पढ़ रहे हो तब भी आप लोगों को ये वीडियो आता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से कर लेंगे और सेशन को लाइक भी कर दीजिए। तो भारतीय संविधान की अनुसूची, छठवीं अनुसूची के अंदर में कितनी अनुसूचियां है? टोटल 12 है। तो छठवीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करेंगे, आसाम, ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ATMM, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चौथे नंबर का आंसर कितने लोगों ने सही लगाया है? हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इनमें से किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे जो है वो कमेंट के अंदर में आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरे पास में स्टैटिस्टिक्स दिखाई दे रहा है यूट्यूब स्टूडियो के अंदर में पीछे से, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे आप लोग यहाँ पर में आंसर कर रहे हो। ये वो बच्चे जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो सफलता हासिल करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम उनका नाम था। ओके, ये याद रखना आप लोगों ने, A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। W.C. बैनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ऐसे आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो ये 5वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, इसका जो आंसर है आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका नाम था पूरा का पूरा। ओके, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आज का जो है वो सेशन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप लोग चाहते हो कि कल जो है हम लोग और भी चीजें करें तो वो मुझे प्लीज बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम लोग उन सारी चीजों को भी हम लोग यहाँ पर में सॉल्व कर लेंगे। कल आप लोगों ने कहा है कि आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के लिए हम ज्योग्राफी और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो जितने भी लोग चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए हाथ ऊपर करके, या फिर कमेंट के अंदर में लिख के बता दीजिएगा। कल 2 बजे जो है हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट कल भी सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप लोगों की जो परसों एग्जाम है उसके अंदर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप लोगों की पहले से ही हो जाए, आप लोगों की, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस हो जाए। और मैं जब वो क्वेश्चंस आएंगे तब वो भी क्वेश्चंस आप लोगों को भी करवाऊंगा मैं आपको क्वेश्चंस। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपने जो पढ़ा है वही सारी चीजें आप लोगों के लिए आई है। तो कमेंट के अंदर में जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए करवाता रहूं मैं। ओके, बाकी हम लोग मिलते हैं कल हमारे सेशन के अंदर में। और जो भी आपके साथी है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दीजिएगा कि आज टीचिंग परीक्षा पर एक बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिए आप लोग। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसकी पीपीटी आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाके फ्री कंटेंट में चले जाना, DSSB वाले सेक्शन में, वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल LT ग्रेड के लिए भी काम में ही आएगा ये जनरल सेक्शन के अंदर में। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा कि हम टीचिंग परीक्षा के YouTube चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं? आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी हैं बने हुए हैं। बीपीएससी, टीआरई, DSSB, सीटेट, इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप बीपीएससी AEDU का कोर्स लेना चाहते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।